संजय जी आपके पास आते हुए, लेकिन बड़ा दिलचस्प जम्मू कश्मीर से खबर सामने आई। बारामूला ने 1996 का रिकॉर्ड तोड़ा है, दोपहर 3 बजे तक का, जिस तरह की लंबी कतारें वहां पर देखी गई हैं आज। बिल्कुल, देखिए बारामूला में उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं और हमने इस बात का जिक्र सुबह भी कर रहे थे कि उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी बदली है, तो कुछ उत्साह होगा एक नए उम्मीदवार के लिए। और धारा 370 हटने के बाद जो कुछ भी नॉर्मलाइजेशन वहाँ चीज़ें हुई होंगी, इन सब का रिफ्लेक्शन मुझे लगता है दिखाई पड़ता है। जनता जो कई दिनों तक एक तरह से जब धारा 370 हटा था तो 6 महीनों तक लगभग घर के अंदर कैद थे, तो उन्हें एक मौका मिल रहा है कि अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को एक्सप्रेस करें, तो कहीं ना कहीं उत्साह दिखाई पड़ता है। निश्चित रूप से इतनी लंबी कतारें दिखाई पड़ी और जो टर्नआउट के फिगर्स इस वक्त आ रहे हैं तो यही संदेश देते हैं कि लोगों ने उत्साह के साथ चुनाव में हिस्सेदारी की है। और मुझे लगता है लेकिन आपसे एक और सवाल है, आप लगातार सर्वे करते रहे हैं, अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो दोपहर 3 बजे तक का 47.53% अभी तक वहां का मतदान है। लेकिन इसी इलाके में उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जहां 55.35% वोट करने जाते हैं, मोहनलालगंज के लोग 51.08% वोट करने के लिए जाते हैं, झांसी के लोग 52.53% वोट करने के लिए जाते हैं, वहीं लखनऊ 41% पर ही रह जाता है, बाकी अमेठी में भी 45%। तो ये स्थिति एक ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में क्यों बनती है? बिल्कुल, इसी के लिए पूरे राज्य के टर्नआउट को देखने की जरूरत नहीं है, जिस बात का जिक्र आशुतोष जी कर रहे थे कि नेचर ऑफ कंटेस्ट, क्योंकि इसी के लिए हर कंस्टिट्यूएंसी में टर्नआउट को देख के उसे समझने की कोशिश करनी होगी। मौसम का भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान है और खासकर नेचर ऑफ कंटेस्ट। अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में चुनावी मुकाबला बहुत कड़ा है, दोनों पार्टियों ने दमखम जोर लगा करके प्रचार किया, कैंडिडेट दमदार हैं, तो जाहिर है कि आपको टर्नआउट थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले और दूसरे फेज में भी हमने राजस्थान में कुछ ऐसा ही देखा था। तो हर कंस्टिट्यूएंसी में देखने की जरूरत है और उसकी वजह अलग अलग हो सकती है। कोई एक स्वीपिंग स्टेटमेंट या कोई एक बड़ी वजह ऐसी नहीं दिखाई पड़ती कि यूपी में कम क्यों है और बंगाल में कम क्यों है। जल्दी जल्दी एक और टिप्पणी आशुतोष जी, 5वें चरण में कौन सा मुद्दा रहा जिस पर आपको लग रहा है कि आज की जनता ने वोट किया है? देखिए, मुझे लगता है कि 5वां चरण अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग रहा है और मेरी नजर में जो सबसे जबरदस्त जो सांकेतिक तौर पर जिसका महत्व है, फैजाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फैजाबाद वो जगह है जहां अयोध्या है, जहां पे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसी के साथ साथ वहां लल्लू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने संविधान बदलने की बात की है। तो एक तरीके से आप देखिए कि मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स दोनों वहां पे आके रुक जाती है। इसी के साथ साथ आप ब्रजभूषण शरण सिंह को देख लीजिए, जिनके ऊपर यौन आचरण के आरोप लगे हुए हैं, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो अब ये वोटर्स को ये तय करना है कि उन्हें इस तरीके के व्यक्तियों को या उनके किसी प्रॉक्सी को चुनकर भेजना है या नहीं भेजना। साथ ही साथ मुंबई है, मुंबई हिंदुस्तान की जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल है। तो अगर आप देखें अर्थ और धर्म अयोध्या से जोड़िए और अर्थ को आप मुंबई से जोड़िए, तो एक बहुत जबरदस्त तरीके से एक कॉम्बिनेशन सामने आता है, जहां राहुल गांधी भी नजर आते हैं रायबरेली से अपनी विरासत को बचाने के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बेहतर मुझे लगता है कि है तो 49 सीटें, लेकिन हिंदुस्तान का पूरा एक माइक्रोकॉस्म उसमें दिखाई पड़ता है जिसमें सब कुछ एक आप देख सकते हैं। लेकिन मुंबई वाले क्यों नहीं निकलते हैं बड़ी तादाद में वोट करने के लिए? ये कोई पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है चित्रा जी। अगर आप हर राज्य की राजधानी को देखें और सिर्फ एक चुनाव नहीं, अगर आप पिछले 5, 7, 10 लोकसभा के चुनाव को देख लें, हर राज्य की राजधानी में उस राज्य के एवरेज टर्नआउट से 8 से 10% टर्नआउट कम रहता है। मुंबई में भी यही हाल है, बेंगलोर में भी यही हाल है। आप अलग अलग राज्यों की राजधानी को देख लें और इसकी बड़ी वजह मुझे लगता है, एक बड़ी वजह है कि जो इन बड़े शहरों में इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, भले ही इलेक्शन कमीशन कितना भी निर्देश दे दे, इन्हें छुट्टी दी जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है और वो एक दिन की अपनी कमाई छोड़कर वोट देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। इसकी एक बड़ी वजह है, हमें लगता है कि अर्बन मिडिल क्लास वोट नहीं कर रहा, लेकिन वैसी स्थिति अब है नहीं। ये अर्बन पुअर जो है वो कम वोट देने आता है और इसकी वजह से आपको मुंबई हो, हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, भोपाल हो, ऐसी बड़ी शहरों में टर्नआउट कम दिखाई पड़ता है। और हमारे जो चुनावी विश्लेषक यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं, चुनाव आयोग को इसका ध्यान भी रखना होगा क्योंकि अभी 2 चरण बाकी हैं और उसमें मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। हमारे साथ प्रियंका भारती जुड़ चुके हैं। प्रियंका, उन तक ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है, किसी वजह से उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, 5वें चरण का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक है 2019 जैसी? 2019 से बेहतर है, जैसी नहीं उससे बहुत बेहतर है और भारतीय जनता पार्टी को 4 चरणों में स्पष्ट बहुमत देने का काम जनता ने कर दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 400 सीटें पार कराने का जो जनता का संकल्प है, उसकी संपूर्ति जो है वो 5वें चरण में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए, मुंबई की बात करो, जिस मुंबई से कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को
पराजित करने का दुष्कर्म किया था, आज उसी मुंबई में एनडीए के 2 प्रत्याशी दलित समुदाय के दिए गए हैं। यामिनी जाधव, जो दक्षिण मुंबई इस देश का जो सबसे क्रीमी, सबसे अमीरों का जो इलाका है, वहां से दलित समुदाय की एक महिला को जो है एनडीए अपना प्रत्याशी बनाती है। उसी तरह से राहुल शिवाड़े हमारे प्रत्याशी हैं। तो हमने किस तरह से जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे हुआ है, ये मुंबई देख रही है। इसी तरह से आप आएंगे, देखेंगे कि अमेठी में जो है स्वयं जो है श्रीमान राहुल गांधी को भागना पड़ा और शहजादे को अपने गुलाम को खड़ा करना पड़ा, और घर की राजनीति में शहजादे के सामने गुलाम बराबरी करने की स्थिति में खड़ा हो गया। और रायबरेली में आज सवेरे सवेरे बहुत सारी हमको सूचनाएं मिली कि समाजवादी पार्टी के भरे से श्रीमान राहुल गांधी चुनाव लड़े थे। बहुत जगह बस्ता लगाकर टेबल लगाने वाले लोग ही नहीं मिले, सपा के लोग बस्ता ले लिए और सवेरे वो आए ही नहीं। तो आज समाजवादी पार्टी राहुल गांधी को चुनाव हराने पर उतर आई है रायबरेली में, और आप परिणाम देखेंगे जब 4 जून 2024 को, तो राहुल गांधी पछताएंगे कि हम समाजवादी पार्टी के भरोसे रायबरेली चुनाव लड़ने क्यों गए। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। आशुतोष जी, उनके सवालों पर भी जवाब दीजिए। और आपको ऐसा क्या लगता है कि 5वें चरण के मतदान के दिन ऐसा क्या हो गया कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का दावा कर रहे हैं? कौन सा मुद्दा रहा आशुतोष जी? और उनके सवालों पर भी जवाब। चित्रा जी, देखिए, मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि बहुत वर्षों बाद इस तरीके से चुनाव हो रहा है जिसमें बुनियादी मुद्दे बहुत हावी हैं, जो मुझे जितना घूम के उत्तर प्रदेश में, मुंबई के बारे में वाकई नहीं बता सकता क्योंकि मैं उधर नहीं गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में घूमा हूं और उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव सिर्फ 2 बड़े मुद्दों पे हो रहा था, महंगाई और बेरोजगारी। और ये वाकई सकारात्मक है कि महंगाई और बेरोजगारी हर घर की, इस उत्तर प्रदेश की पूरी जनता सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी को लेके आ रही है। उसी बीच भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का जो नारा है, ये बैकफायर कर गया। और ये कहीं ना कहीं बैकफायर इस लेवल पे गया कि 400 सीट क्यों चाहिए जब 272 से सरकार बन सकती है। तो पता ये चला कि इनके नेताओं ने बोला हमें संविधान बदलना है, हमें बड़ा करना है, और ये बैकफायर इस लेवल पे कर गया है जो 5वें, 6ठे और 7वें चरण में और उसके पहले भी चरण में आपको दिख रहा है। ये हमारी बड़ी ताकत है। और जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी की रायबरेली की बात कर रहा हूं, ये इनकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतना खराब है कि आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है कि फूलपुर में जनता नहीं आई, इसलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी को राज्यसभा से छोड़ना पड़ा। लेकिन वास्तविकता आज तक ने भी दिखाई है और पूरे चैनल पे दिखाई है। तो कम से कम इंफॉर्मेशन सही लेके सही जनता के बीच में दीजिए, वरना ये भी मैसेज जाएगा कि आप जमीन पे ही नहीं है, आप अपने लोगों के गलत इंफॉर्मेशन से आप टीवी चैनल पे बैठने लगे हैं। ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है धीरेन्द्र जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। उम्मीद है कि प्रियंका जी भी तब तक हमारे साथ जुड़ चुकी होंगी, उनसे मैं सवालों का जवाब लूंगी। 5 बजे तक की जो वोटिंग की स्थिति है वो सामने आ चुकी है। 5वें फेज में शाम 5 बजे तक 56.68% वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है, 56.68% मतदान हुआ है। बिहार में 52.35%, जम्मू कश्मीर के बारामूला में 54.21%, झारखंड में 61.90%, लद्दाख में 67.15%, महाराष्ट्र में 50% से भी कम रहा। 5 बजे तक का आंकड़ा है महाराष्ट्र का 48.66%, ओडिशा का 60.55%, उत्तर प्रदेश 55.80% और वेस्ट बंगाल का अब तक का सबसे ज्यादा 73% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ है। ये अब तक की स्थिति है। प्रियंका जी, सीधे आपके पास आते हुए, कई बार मैंने आपसे सवाल लेने की कोशिश की, आवाज नहीं जा रही थी। अभी तक की मतदान की स्थिति क्या बताती है और 5वें चरण में किन मुद्दों पर हुई है वोटिंग? देखिए, यही तो सबसे अच्छी और खास बात है इस चुनाव की कि कितना भी कोशिश हुआ कि दाएं बाएं हो जाए, मुद्दा भटक जाए, लेकिन चाहे बिहार हो चाहे गठबंधन हो, हमारा पूरा फोकस इसी पर रहा है कि मुद्दे की राजनीति हो। हमने 17 महीने में, एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे लीडर हैं जिन्होंने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, एक तरफ वो 75 वर्ष के बूढ़े थके हुए प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 साल में बेरोजगारों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी है देश में। यहां तक कि लोग मजबूर हो गए इजराइल जाकर के कमाने के लिए, उनको वहां भेज दिया गया। और अभी जस्ट कुछ वीडियोस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश कि जहां पर भाजपा के लोगों को पता चल रहा है कि दलितों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, वहां जाकर उनको पीट रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति है, जनता ने मन बना लिया है, उनको विकल्प मिल चुका है और जनता ने चुन लिया है ऑलरेडी इंडिया गठबंधन को, क्योंकि हमने 75% आरक्षण किया, हमने जातिगत जनगणना कराई। एक तरफ वो प्रधानमंत्री हैं जो ओबीसी का हक छीनना चाहते हैं और एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो पिछड़ों दलितों के लिए काम करना चाहती है, और हमने वो करके दिखाया। एक तरफ खोखले वादे और एक तरफ वो नेता जो कहा, जिन्होंने किया, और वो है तेजस्वी प्रसाद यादव। चाहे बिहार से गूंज उठ चुकी है, खुद छपरा की, अगर खुद मैं सारण की बात करूंगी तो रोहिणी जी के नाम से रूढ़ी जी की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, क्योंकि वो वही सारण है जहां पर जेपी के नाम पर यूनिवर्सिटी खोली लालू प्रसाद यादव ने। जिस समय में वो रेल मंत्री हुए, उन्होंने वहां पर रेलवे चक्का के लिए वहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगा, लेकिन हमने तो, बिहार ने तो मोदी जी को 39 सांसद दिए ना, लेकिन मोदी जी ने क्या दिया बिहार को, बताएंगे बीजेपी के प्रवक्ता। आखिर आपने क्या दिया कि जनता आपको चुने? और दूसरी तरफ आप देखिएगा आंकड़ा, एनडीए ने, भाजपा ने 0 महिलाओं को टिकट दिया। तो जब आप महिलाओं पर कोई भरोसा नहीं जताते तो महिलाएं इन पर भरोसा क्यों जताएंगी? बड़ा दिलचस्प हो जाता है कई बार का चुनाव। जिस छपरा की आप बात कर रहे हैं, वहीं के सिताब दियारा में जेपी का जन्म हुआ था और वहीं पर एक जगह से 10,000 लोगों के साथ जनेऊ तोड़ो आंदोलन उनकी ओर से किया गया था, जाति तोड़ो आंदोलन, जिसके जरिए जाति व्यवस्था को खत्म की जा सके। लेकिन तब से लेकर आज तक ऐसा लग रहा है कि बिहार की स्थिति नहीं बदली है। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, धीरेन्द्र जी जल्दी से इस पर जवाब दीजिए आप। देखिए, अभी मुद्दों की बात हो रही थी पांचवें चरण में पूरे देश में जो 5 किलो राशन जा रहा है, गरीबों का पेट भर रहा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा बना है। अगर ये मुद्दा नहीं बनता न चित्रा जी, तो कांग्रेस वाले लोग इसको झूठा वादा तफसीलों का नहीं करते। ये समझने की चीज है। दूसरी बात है कि अभी राजद की प्रवक्ता ने कहा कि दलितों का वोट इनको मिल रहा है। अरे चिराग पासवान जी की माता जी को गाली बकने का काम यही राजद के लोगों ने किया, वो भी बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया है, और दलितों का सपोर्ट इन लोगों को बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आपको 400 से ज्यादा क्यों चाहिए। अरे 400 से ज्यादा हमको क्यों चाहिए, पहले आप बताइए कि आप तो बिल्कुल यूपी के पार्टी हैं, आपको क्यों चाहिए? आपके लिए तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं है। हमारे पास तो 2047 का विजन है, इसलिए हमको 400 पार चाहिए। तो ये लोगों को बिल्कुल कुछ कहने के लिए नहीं है, और इन लोगों को पूरे तौर पे लोग पहचान गए। आज मोदी जी पर विश्वसनीयता, मोदी जी की विश्वसनीयता, एनडीए के नेताओं की विश्वसनीयता सर चढ़ के बोल रहा है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि 400 का पार जो हम लोगों ने सोचा था, देश के लोग, बिहार ठीक है, किसके दावे में कितना दम दिखता है, इसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून का।